नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 वाली क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखे थे उत्तरी भारत के मैदान। इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। धीरे धीरे हम हमारे इस चैप्टर की कंप्लीट की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो भी स्टूडेंट नया है चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, इस तरह से भरपूर कंटेंट लाता रहूँगा। और आप बिल्कुल कमेंट करके कोई भी चीज़ है आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई कर दूंगा। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। तो सबसे पहले तो हम बात करें, ये जो भाग है ना प्रायद्वीपीय पठार, ये देखो, ये थार का मरुस्थल, ये बुंदेलखंड, मतलब मैदानी भाग के नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये है आपके पठारी भाग, प्रायद्वीपीय का पठारी भाग। ठीक है, तो ये जो है आपके, देखो देखने में भी आपको लग रहा है कि ये भारत का सबसे पुराना तथा भौतिक बड़ा, सबसे पुराना, सबसे पुराना और बड़ा भौतिक प्रदेश है। जब हमने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो 33 सागर है, वहां से हिमालय बना है। तो ये जो वाला भाग है दक्षिणी पठारी भाग, ये है आपके गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा खनिज संपन्न क्षेत्र भी है। ये पठारी भाग है तो खनिज संपन्न क्षेत्र है ना। इस खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसकी जो क्षेत्रफल है, हम बात करें, क्षेत्रफल है इसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, इस प्रदेश की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, जो औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इस क्षेत्र में क्या है कि पर्वत और पठार दोनों सम्मिलित हैं। ये देखो आप, कौन कौन से पठार, ये देखो, बुंदेलखंड का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है, सतपुड़ा, ये पठार, पश्चिमी घाट आ गया, ये अरावली पर्वतमाला आ गई। हाँ, ये सीमांध्र पठार आ गया ना, सीमांध्र पठार। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से पठार हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पढ़ने वाले हैं आपके मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। बहुत एंड है, बहुत ज्यादा। बघेलखंड का पठार। हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। जैसे हम 10 पठार पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, मेघालय का पठार पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत नहीं हो सकता। इस तरह से पढ़ेंगे हम। कार्बी आंगलोंग का पठार। ये छोटे छोटे हैं, आप ये मत सोचो कि बहुत बड़े हैं। दक्कन का पठार। इस तरह से हम ये 10 पठारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की, हमने विशेषता जान ली। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के पठार की बात। ठीक है, मेवाड़ का जो पठार है, इसके बारे में हम राजस्थान में अच्छे से पढ़ेंगे। मेवाड़ का पठार क्या है। मेवाड़ पठार, सामान्य जानकारी है कि अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्व में स्थित है। यहाँ से ये देखो, ये अरावली पर्वतमाला है, ये पूर्व में स्थित है ये पठार। ठीक है, मेवाड़ का पठार, जहाँ पर उड़िया पठार है ना, काफी सारे पठार है जो हम आगे बात करेंगे। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये सबको पता है। ठीक है, बनास अरावली पर्वतमाला है ना, यहाँ से मेवाड़ के पठार से बनास नदी निकलती है। सामान्य से जानकारी है, जो कि हम आगे मेवाड़ वाले जो राजस्थान की ज्योग्राफी उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार के बारे में जानकारी देखते हैं। ये तो हमारे यहाँ लिख लो, राजस्थान जी के। सामान्य से जानकारी आपने पता ही होगा, तो इसलिए अब दो दो बार मेहनत
मतलब नहीं है, टाइम ही खराब होगा कि क्लास लंबी हो जाएगी। बाकी मैं बता तो सकता हूँ इसमें, नहीं है ऐसा। ठीक है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में देखो, ये पठार एमपी में स्थित है। एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पठार पर से चंबल नदी बहती है। चंबल नदी बहती है। ठीक है, तीसरी चीज की क्या है कि यहाँ है चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का, हमने पढ़ा है राजस्थान की ज्योग्राफी में कि चंबल नदी का निर्माण करती है ना। ये इस जगह पर है चंबल नदी, यहाँ पे से जो है बीहड़ का निर्माण करती है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है? बुंदेलखंड का पठार देखो, लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा आपके मैकाले श्रेणी के और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार। कौन से जो है आपके राज्य में आता है ये आता है आपके यूपी व एमपी के मध्य। ठीक है, यूपी और एमपी के मध्य यहाँ पर जो है बेतवा और केन नदियां बहती है। कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? बेतवा व केन नदी। हाँ, कौन सी नदी? बेतवा और केन नदी। ये नदियाँ गहरी घाटियां और जलप्रपात का निर्माण करती है। बुंदेलखंड के पठार के बारे में इतनी जानकारी है, नॉर्मल हमें जानकारी करनी है ताकि हम इस चीज़ों को जोड़ सकें। मालवा का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। मालवा का पठार ये है आपके एमपी के अंदर। एमपी में है त्रिभुजाकार पहाड़ी पर। इस जो पठार का आकार है वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार है इसका, है ना। इसका जो निर्माण है, निर्माण की हम बात करें तो ये है लावा युक्त ज्वालामुखी उद्बोधन से ये है जो पठार बना है, लावा के अंदर लावा से निर्माण हुआ है। ठीक है, लावा से निर्माण हुआ है। तो लावा से निर्माण होने से यहाँ पे क्या मिट्टी कैसी है? मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी है तो यहाँ पे खेती किसकी होती है? खेती किसकी होती है आप बताओ? काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है ना। तो ये वाली जो चीज़ है मालवा पठार के लिए, मालवा पठार की बात कर रहे हैं हम। लावा से निर्माण हुआ है, मिट्टी काली है, खेती यहाँ पे कपास की होती है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि इसकी ऊंचाई की बात करें, कि जो ऊंचाई है वो है आपके 300 से 600 मीटर। 300 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है मालवा पठार की? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम है सिगार टॉप। कौन सी है? सिगार टॉप। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मालवा का पठार, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो नदियाँ निकलती है मालवे के पठार से, नदियों के नाम है चंबल नदी, शिप्रा नदी, उज्जैन जिस किनारे नदी के किनारे बसा है वो है शिप्रा नदी। काली सिंध नदी आपने सुना होगा, काली सिंध नदी राजस्थान में आती, चंबल की सहायक नदी। पार्वती नदी, ये यहाँ पे जो है प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन, यहाँ लिख लेते हैं उज्जैन। इस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे। अब ये देखो, और भी है, क्या है? इंदौर, भोपाल। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये है एमपी के प्रमुख शहर, ये जो है शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए, कौन कौन से हो गए अपने पठार? बुंदेलखंड का पठार हो गया आपके, मेवाड़ का पठार हो गया आपके, है ना, और आपके मालवा का पठार हो गया। अब है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार।
बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ पे है? बघेलखंड है आपके पठार है जो है आपके एमपी तथा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है। एमपी तथा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। ठीक है। एमपी तथा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे जो है आपके बघेलखंड का पठार। इस पठारी क्षेत्र में विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणियां आकर मिलती। आपको पता है ये विंध्याचल पर्वतमाला, इसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी। तो ये जो है ना, ये दोनों श्रेणियां आगे जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये? बघेलखंड के पठार पर। विंध्याचल पर्वतमाला और आपके सतपुड़ा श्रेणी, ये दोनों कहाँ पे मिलती है आपके? ये मिलती है आपके बघेलखंड के पठार पर। यहाँ पे से दो नदियां निकलती है, नदी। एक तो नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। और दूसरी है आपके महानदी। महानदी और सोन नदी यहाँ पे आपके निकलती है। ये हो गया आपके बघेलखंड का पठार। सोन नदी जो है आपके उत्तर की ओर बहती है। महानदी आपके जो है पश्चिम पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। छठा हम देखते हैं, उसका नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। छठा है आपके छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में क्या है? देखो हम चित्र द्वारा समझते हैं। ये हो गया पठारी क्षेत्र। ठीक है। ये हो गया पठारी क्षेत्र। देखो, ये जो पठारी क्षेत्र का जो पश्चिम वाला भाग है, इसे कहते हैं हम पाठ क्षेत्र। ठीक है। अब यहाँ से नदी निकल रही है, नदी का नाम है दामोदर नदी। ये बिल्कुल सीधी जा रही है। नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। ठीक है। अब ये दामोदर नदी के जो उत्तर वाला भाग है, दामोदर नदी के उत्तर वाला भाग है, दामोदर नदी के उत्तर वाला भाग है, इसे बोलते हैं हजारीबाग या कोडरमा की पहाड़ी। कोडरमा पठार। ठीक है। तो दक्षिण वाला भाग है, इसे बोलते हैं अ, यहाँ पे, ये देखो, ये पहाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे ये नदी है, तो बोलते हैं उत्तरी कोयल। ये दक्षिणी भाग में दक्षिणी कोयल। देखो आप किस शानदार तरीके से जो है ना आपको समझाया जा रहा है, कहीं नहीं मिलेगी इस तरह से जो आप कंटेंट। स्वर्ण रेखा नदी, ये कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। देखो पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, इसमें जो पश्चिमी भाग में है पाट क्षेत्र कहलाता है। यह पठार मुख्यतः झारखंड के निकटवर्ती राज्यों में, ये झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा बहुत उड़ीसा वाला राज्य हो गया, वहाँ पर है ये। ठीक है। ये पठार सबसे खनिज संपन्न है। क्या है? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, खनिज संपन्न है ये, खनिज से संपन्न है। ठीक है। यह पठार लोह अयस्क और मैग्नीज, यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं मोस्टली? लोह अयस्क और मैग्नीज। मैग्नीज नहीं, सॉरी, मैग्नीज, क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीज है ना। मैग्नीज और लोहा सबसे ज्यादा मिलते हैं। दामोदर, दामोदर नदी जो है इसके मध्य से बहती है। मैंने बता ही दिया आपको कि दामोदर नदी जो है ये मध्य से बहती है। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से बहती है? इसके मध्य से बहती है। थोड़ा सा पेज। दामोदर नदी इसके मध्य से बहती है। ठीक है। ये दामोदर नदी देख लो, मैंने बताया था अभी आपको। तो दामोदर नदी मध्य से बहती है। और दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है।
दामोदर नदी दो भागों में बहती है। दो भागों में इसे बांटती है। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये जो इसकी नदी घाटी है, यहाँ कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार, कोयले के, भारत का जो सर्वाधिक कोयला होता है ना, वो यहाँ से ही होता है। कोयले के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसे दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी भी कहते हैं। दामोदर घाटी का क्या नाम है? भारत की, भारत की रूर घाटी। ठीक है। छोटा नागपुर का जो पश्चिम वाला का प्रदेश है, थोड़ा सा का प्रदेश, इसलिए इसको पाट कहते हैं। उत्तरी भाग हजारीबाग कोडरमा कहलाता ही है। दक्षिणी भाग जो है आपके रांची का पठार कहलाता है। पश्चिमी जो भाग है ये पाट क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी भाग हजारीबाग या कोडरमा पठार कहलाता है। दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। ठीक है। ये हो गया आपके छोटा नागपुर का पठार। अब हम बात करेंगे दंडकारण्य पठार की बात। दंडकारण्य पठार ये कहाँ से कहाँ पर मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी। 7वां नंबर है हमारा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार के बारे में हम बात करते हैं, कहाँ पर है ये। देखो, दंडकारण्य का जो पठार है ये आपके आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। इस वाले जो ये जो क्षेत्र, एक सेकंड बता दूं, ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये वाला जो क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला, ये जो क्षेत्र है ना, ये है आपके दंडकारण्य वाला क्षेत्र। में देखो कौन कौन से जिलों में आता है। ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आपके, है ना, आंध्र प्रदेश, और आपके तेलंगाना का जो है ना छोटा सा पार्ट आता है। इस क्षेत्र में है दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहते हैं? बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। उड़ीसा में इसे कहते हैं कालाहांडी का पठार, कालाहांडी का पठार। ठीक है ना। बस्तर के पठार द्वारा इंद्रावती नदी बहती है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र है इसका, वहां पे कौन सी नदी बहती है? इंदिरा, इंद्रावती नदी, इंद्रावती बहती है। ठीक है। इस पठार पर लोहा इसके भंडार पाए जाते हैं। खनिज कौन सा पाया जाता है? लोहा यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दंडकारण्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वाला, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला, यहाँ पर जो है लोह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का पठार है इस दंडकारण्य वाले क्षेत्र में आता है। उड़ीसा में जो कालाहांडी का पठार है ये जो है आपके दंडकारण्य वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है। इसके अलावा भी हम बात करें तो कालाहांडी पे लोह अयस्क पाया जाता है आपके बस्तर के पठार में। ठीक है। कालाहांडी में आपके पाया जाता है बॉक्साइट। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है आपके कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर जिले आते हैं ना। कालापुट, कोरापुट, कालाहांडी, ये वाले जिले आते हैं। इसके अलावा हम बात करें, इस पठारी क्षेत्र में लोह अयस्क के विख्यात खाने हैं, जैसे बेला डीला, है ना, दल्ली राजहरा, ये जो है आपके बहुत ही ज़्यादा लोह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। कालाहांडी पठार की हम बात करें तो यहाँ दो नदियाँ बहती हैं। इंद्रावती नदी तो बस्तर के पठार में बहती है, और यहाँ पे बहती है सबरी नदी, और आपके बहती है सिलेरू नदी। सबरी और सिलेरू नदी आपके जो है कालाहांडी पठार में बहती है। बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपके दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात हम कर ली। अब हम बात करेंगे मेघालय के पठार की बात। मेघालय की पठार की बात करेंगे। मेघालय पठार, इसमें देखो कि क्या विशेषता है कि मेघालय का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का जो पठार था ना आपके इस जगह पे, ये देखो ये छोटा नागपुर का पठार, तो इसके आगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है यहाँ पे है आपके मेघालय का पठार। ये इसी का ही भाग माना जाता है। ये एक जो दर्रा है इस दर्रे के द्वारा अलग होता है, तो इस दर्रे का नाम क्या है? मालदा दर्रा। क्या नाम है? मालदा दर्रा। तो मेघालय के पठार क्या है? छोटा नागपुर का ही भाग है। छोटा नागपुर का नागपुर पठार का भाग। कौन सा दर्रा है वो? मालदा दर्रा। मालदा दर्रा से अलग होता है। ठीक है। ये है मालदा दर्रा से अलग होता है। इसे क्या कहते हैं? राजमहल गारो
गैप कहते हैं। राजमहल, गारो, गैप। ताजमहल, गारो, गैप कहते हैं। ठीक है, तो ये मालदा भ्रंश द्वारा अलग होता है और इसे राजमहल, गारो, गैप भी कहते हैं। इस पठार पर तीन पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी और जयंतिया। तीन पहाड़ियां हैं यहाँ। ठीक है, ये देखो मैं आप ये ये यहाँ पे आता है आपके नागपुर का पठार, यहाँ पे आता है मालदा दर्रा। ये मालदा दर्रा, ये बांग्लादेश आ गया, है ना। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे है मेघालय का पठार। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया, तीन पहाड़ियाँ हैं। तीन पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया, तीन पहाड़ियाँ यहाँ पे। लोहो अयस्क, लोहा, यूरेनियम, तीनों पहाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन। यूरेनियम, लोहा, और यहाँ पे कोयले के भंडार मिलते हैं। कोयला, यूरेनियम और लोहा के भंडार मिलते हैं। गारो जो पहाड़ी है, यहाँ पे देखो थोड़ा नीचे लिखो। गारो जो पहाड़ी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है नोक्रेक। गारो खाड़ी की गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है नोक्रेक। ठीक है, खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग। नोक्रेक, शिलोंग। और जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है मरंगशी। ठीक है, तो ये है सबसे ऊंची चोटियां, है ना। यहाँ पे जो जनजाति गारो, खासी, जयंतिया जनजाति, ये गारो और खासी जयंती, गारो खासी जो है जनजाति भी निवास करती है। जयंतिया पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? मरंगशी। ठीक है, यहाँ पे खासी की शिलोंग और गारो की नोकरे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है आपके पठार वो है करबी आंगलोंग। करबी आंगलोंग, ये कहाँ पर है? ये है आपके असम के अंदर। असम के अंदर ये पठार है, वो है करबी आंगलोंग। इस पठार में मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? इतना सा ध्यान रखना है बस। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी है। अब आता है नेक्स्ट जो है लास्ट अपना दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में क्या है कि दक्कन का पठार जो है आपके, ये तीन भागों में बटा हुआ है। और कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन सी स्टेट में है? ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है आपके तेलंगाना में। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, और ये है आपके आंध्र प्रदेश में। हाँ, कर्नाटक। ये तो चार स्टेट हैं कर्नाटक। महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन चार राज्यों में ये है जो है आपके फैला हुआ है। इसका निर्माण जो है लावा से हुआ है। लावा युक्त है ये। लावा से निर्माण हुआ है। अब लावा से जो इसका निर्माण हुआ है, तो इसकी जो मिट्टी है वो कौन सी है? काले रंग की मिट्टी है। काली मिट्टी है। काली मिट्टी है तो यहाँ पे जो खेती होती है वो किसकी होती है? कपास की होती है। कपास की खेती के लिए ये फेमस है। इस पठार का जो ढाल है, हम ढाल की बात करें तो ढाल है इस पठार का वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब ये जो पठार है इसका ढाल है इस तरफ। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो है ढाल है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। अब इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार। कौन सा? महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार। पहले एक बार नक्शे समझ लेते हैं, काम करते हैं ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। ये मैं आपके लिए नक्शा बनाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब इसके अंदर जो है आपके
इस वाले भाग में। ये हो गया आपके ये हो गया आपके दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार में देखो, एक तो हो गया ये महाराष्ट्र वाला भाग, ठीक है, महाराष्ट्र वाला भाग। एक हो गया आंध्र प्रदेश वाला भाग। एक ही हो गया आपके तेलंगाना वाला भाग। ये हो गया आपके कर्नाटक वाला भाग। ये जो महाराष्ट्र वाला भाग है, ये कर्नाटक वाला भाग है। ये आपके तेलंगाना वाला भाग है। और ये जो आंध्रा वाला, जिसे सीमांध्रा भी कहते हैं, ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ से जो है नदियाँ निकल रही है, नदियाँ निकल रही है महाराष्ट्र से। का नदी का नाम है गोदावरी। ठीक, इसके बाद यहाँ से निकल रही है एक और नदी, उसका नाम है, नदी का नाम वो है आपके कृष्णा। ठीक है, कर्नाटक से निकल रही है एक और नदी, उसका नाम है कावेरी। ठीक है, कर्नाटक का जो पठार है इसको रॉयल सीमा का पठार भी कहते हैं। तो ये है का विभाजन। अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पठार की। तो महाराष्ट्र के पठार में हम यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बहती है, बताया अभी आप। कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र के पठार से। यहाँ की जो मृदा है, ये कैसे कलर की है? काली। काली है, लावा युक्त है, तो कपास की खेती होती है। ये है महाराष्ट्र के पठार की बात। अब दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना के पठार की। तेलंगाना का जो पठार है, बात करते हैं तेलंगाना के पठार की क्या विशेषता है। तेलंगाना के पठार की विशेषता क्या है कि इस पठार में कृष्णा, गोदावरी, पेनेरू, पेनेरू भी एक वहाँ पे छोटी नदी है। कृष्णा, गोदावरी और पेनेरू नदी बहती है। कृष्णा नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है, बिल्कुल सेंटर से बहती है। कृष्णा नदी है ना, तेलंगाना पठार के सेंटर से बहती है, बह रही। ये अलग हो गया, ऊपर अलग हो गया पार्ट, ठीक है। इस पठार का उत्तरी भाग तो तेलंगाना कहलाता है। हाँ, दो भागों में बांटती है, जिसमें से उत्तरी भाग तेलंगाना कहलाता है। और आपके इसका जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है रॉयल सीमा पठार। रॉयल सीमा पठार कहलाता है, ठीक है। इसका जो पूर्वी भाग की हम बात करें तो वो कहलाता है सीमांध्रा। सीमांध्रा, देखो मैंने बताया ना, ये जो ये जो पठार है तेलंगाना का पठार, तो कृष्णा नदी बिल्कुल मध्य से बह रही है, ये बह रही, ठीक है, कृष्णा नदी। ये भाग तो तेलंगाना का पठार कहलाता है। दक्षिणी भाग रॉयल सीमा का पठार कहलाता है। और जो पूर्वी भाग है, ये रॉयल सीमा का पठार, और पूर्वी भाग है जो आपके सीमांध्रा कहलाता है। ये जो भाग है ना, आंध्रा, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपके तेलंगाना का पठार। अब हम बात करें इसमें कर्नाटक के पठार की बात। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार है। ये पठार की जो ऊंचाई है, इस पठार की ऊंचाई 600 मीटर के लगभग कितना है, 600 मीटर, ठीक है। इसका जो उत्तरी भाग है, पठार का उत्तरी भाग कहाँ पे देखो, ये जो कर्नाटक है इसका जो उत्तरी भाग है ना, ये कहलाता है आपके उत्तरी भाग बेंगलोर का पठार। बेंगलोर जो सिटी है, वहाँ के जो आसपास का क्षेत्र है, बेंगलोर का पठार कहलाता है ना। और दक्षिणी भाग है, ये कहलाता है मैसूर का पठार। क्या कहलाता है? मैसूर का पठार। इस तरह से विभाजन है ना, जो आपको कोई करवाएगा नहीं इतनी डिटेल में। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया ना, एक बार आपको समझ में आ ही जाएगा, और वो आप पढ़ लिया ना तो कहीं से भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बेंगलोर के पठार पर तुंगभद्रा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तुंगभद्रा नदी बहती है। कहाँ पे बहती है? यहाँ पे सारी चीजें एक जगह कर दी देखो।
तुंगभद्रा नदी यहाँ पे बहती है। और मैसूर के पठार पे कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। ठीक है, तो कर्नाटक पठार जो है दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग जो है इसका बेंगलोर का पठार कहलाता है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तुंगभद्रा नदी। और इसका जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है मैसूर का पठार। यहाँ कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पठार वाला क्षेत्र। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, इसका जो है ना पठार का पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, कर्नाटक का जो पठार है का जो एक उत्तरी भाग बेंगलोर का पठार, दक्षिण का भाग मैसूर का पठार। अब एक चीज मैं बताऊँ इसमें, ये जो इसका पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, ये कहलाता है मलनाड। ठीक है, और जो इसका पूर्वी मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी भाग, ये कहलाता है इसका मैदान। ठीक है, मलनाड और मैदान, है ना। तो ये हो गया आपके पठारी क्षेत्र। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पठारी, पर्वत और पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ी और पर्वत भी हैं। पठार के बारे में चर्चा कर ली, अब पर्वत और पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अरावली की पहाड़ी, काठियावाड़ की पहाड़ी, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी, इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी करेंगे। और ये ध्यान रखना, ये इस वाले जो है ना दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। कभी पेपर जब भी हार्ड बनता है तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, अच्छे से समझो, क्लियर हो जाएगी चीजें, कुछ नहीं है। तो पहले नंबर पर है अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी हम देखेंगे, हमको इसको राजस्थान की जीके के अंदर, राजस्थान का जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कि यहाँ पे पढ़ने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा है काठियावाड़ की पहाड़ी, काठियावाड़ पहाड़ी। काठियावाड़ कहाँ पे है? आप सबको पता है गुजरात में है। काठियावाड़ की जो पहाड़ी है, ये देखो। ठीक है, क्या होगा, ये काठियावाड़ की पहाड़ी है, इस जगह पर है, जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे ये गिर, गिरनार और मांडव, इन पहाड़ियों का नाम है गिर, गिरनार और मांडव। तीन पहाड़ियाँ, तीनों का है गिर, गिरनार और मांडव की पहाड़ी। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है हम बात करें, वो है इसकी गोरखनाथ, गोरख, गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ की पहाड़ी है सबसे ऊंची। इस पहाड़ी क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है काठियावाड़ की पहाड़ी पे, जो कि एशियाई शेर के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए। यहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल भी है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल। देखो क्या क्या विशेषता है, देखो शानदार वाली। यहाँ जो पहाड़ी है उनका नाम है गिर, गिरनार और मांडव। ठीक है, गिर, गिरनार और मांडव की पहाड़ी। यहाँ पर जो है गोरखनाथ सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पे जो एक गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। उसके बाद हम बात करें तो जैन तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। विंध्याचल पर्वत आपको ये, ठीक है, अब हम विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं। विंध्याचल पर्वत, थर्ड नंबर पे डालो, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत देखो ये किस लिए फेमस है। विंध्याचल पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर लंबा है। तब कहाँ से कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
फैला हुआ है, की जो लंबाई है वो है 1050 किलोमीटर। ठीक है। यह जो पर्वत है वो चूना पत्थर का निर्मित, चूना पत्थर से निर्मित। ठीक है। किससे निर्मित है? चूना पर्वत से, पत्थर से निर्मित है। और ये एक ऐसा पर्वत है कि जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है, दक्षिण भारत से अलग करता है। ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत है जो बिल्कुल इस जगह पे है। ये देखो नक्शे, इस जगह। तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। अब इसके ऊपर वाला जो है हिमालय और उत्तर का मैदान, और इसके नीचे है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। मतलब ये आपका विंध्याचल पर्वत हो गया। ठीक है। इसके नीचे बहती है नर्मदा नदी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया एक और पर्वत सतपुड़ा। अंचल, ये हो गया सतपुड़ा। ठीक है। और इसके बाद एक और नदी आती है, नदी का नाम है तापी नदी। ठीक। तो विंध्याचल पर्वत है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला की जो है ना सर्वोच्च चोटी, उसका है नाम, सर्वोच्च चोटी का नाम है सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी। अब इंग्लिश में पूछ लेते हैं गुडविल पीक कहाँ पर है? गुडविल पीक ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना कि नर्मदा जो है, सॉरी, विंध्याचल पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी है गुडविल पीक। ठीक है। अब इस श्रेणी में और भी जो है पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। उन पहाड़ी, अन्य पहाड़ी के नाम लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि भारनेर, कैमूर, है ना, ये जो है पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत की पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वतमाला में पहाड़ी है। ठीक है। अब देखो विंध्याचल पर्वतमाला मैंने आपको नक्शे में बताया कि भारत के बिल्कुल उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करती है। तो ये जो है ना, ये जो जल विभाजक का भी काम करती है, महान जल विभाजक का भाग है ये हिमाचल पर्वत की। का भाग है? महान जल विभाजक, हिमाचल पर्वत श्रेणी महान जल विभाजक का भी भाग है। ठीक है। इसके बाद कौन सी श्रेणी आती है? ये हो गई विंध्याचल। अब हमारे आती है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, श्रेणी आती है सतपुड़ा श्रेणी। देखो सतपुड़ा श्रेणी जो है, मैंने आपको बताया कि ये विंध्य पर्वतमाला के बाद नर्मदा नदी, फिर आती सतपुड़ा श्रेणी, फिर आगे तापी नदी। यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी, मतलब नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा और तापी नदी के मध्य में। ये नर्मदा नदी, तापी नदी, इसके मध्य में कौन सी है आपके? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की हम बात करें तो ये एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जो पर्वत है ऊपर से समतल होता है, जैसे ये मान, ये ऊंचा उठा हुआ, ये ऐसे, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक, ठीक है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ी हैं वो देखो आप। राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी है। गोविलगढ़ की पहाड़ी है। नक्शे में भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ना। गोविलगढ़ की पहाड़ी है। महादेव की पहाड़ी है। ठीक है। मैकाल श्रेणी है, मैकाल, है ना। अब ये देखो नक्शे में मैं आपको बताऊं, ये हो गई आपके राजपीपला। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे हो गया गोविलगढ़।
ये हो गई आपके महादेव, महादेव। ठीक है, ये हो गई आपके मेकाले श्रेणी। आगे ये एमपी वगैरह में चले जाते। अब ये देखो, राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव, ये मेकाले, मेकाले श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये तो राजपीपला है आपके गुजरात में, गोविलगढ़ है आपके कहाँ पर है, गोविलगढ़ भी आपके कहाँ पे है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न एमपी में। ये जो है मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में है महादेव। मेकाले कहाँ पर है, मेकाली है आपके पूर्वी एमपी में। ठीक है, तो ये है राजपीपला, गोविलगढ़, महादेव और मेकाले। ठीक है, अब इसमें देखो महादेव जो पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है बताओ। चोटी का नाम है आपके, चोटी का क्या नाम है, चोटी का नाम धूपगढ़। ठीक है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की भी सर्वोच्च चोटी है। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई, धूपगढ़। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, इस तरह से मेकाले श्रेणी है, मेकाले श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है आपके, क्या नाम है, मेकाले श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या नाम है, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ पे देखो कि इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पर्वत पहाड़ियों में एक पंचमणि नाम से जैव विविधता का स्थान भी है महादेव में। क्या है, पंचमणि, पंचमणि के नाम से एक जैव विविधता का स्थल भी है ना। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार है, इस जगह पे बैतूल का पठार भी है। ठीक है, और बैतूल के पठार से तापी नदी का उद्गम होता है। मैंने बताया था ना आपके ऊपर की ऊपर सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी है, तो यहाँ से तापी नदी का उद्गम जो है होता है, तापी नदी का उद्गम होता है। अब इसमें एक चीज और है कि मेकाले जो श्रेणी है उसमें जो है मेकाले श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की कौन सी है, धूपगढ़, जो कि महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सतपुड़ा श्रेणी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का अन्य नाम है, वो नाम है सहयाद्री, सहयाद्री। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, सहयाद्री। ये पश्चिमी घाट हो गया आपका। देखो, सहयाद्री है ना। अब ये देखो तापी नदी, ये तापी नदी आ गई आप। ठीक है, तापी नदी, ये थोड़ा तटवर्ती क्षेत्र को छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया उत्तरी सह्याद्री, ये हो गया दक्षिणी सह्याद्री। फिर यहाँ पे आ जाती है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी आ जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी। अब इसमें देखो लिखने वाली चीज, समझने वाली बताऊं आपको। यह पर्वत तापी घाटी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये तापी नदी हो गई, तापी नदी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है 1600
किलोमीटर तक विस्तृत है। ऐसे ही लंबा है ये, ठीक है। 1600 किलोमीटर तक लंबा है, ठीक है। यह एक भ्रंश का गार है, खंड पर्वत है। इस पर्वत की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो है आपकी 1200 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 1600 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी है? 1600 मीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश करती है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम से आता है। दक्षिण पश्चिम से समुद्र है इधर, बंगाल अरब सागर। तो यहाँ से जो हवाएं हैं, यहाँ पे जो टकराती है इस पहाड़ी से, तो इस वाले भाग में काफी बारिश होती है। इस वाले भाग में काफी बारिश होती है, तो ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ मैदानी भाग है, ठीक है। काफी बारिश होती है, और इसके जो पीछे की तरफ है वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, तो वहाँ बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल यहाँ पे है, तो यहाँ पे काफी भारी वर्षा होती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, ठीक है। यहाँ पर जैव विविधता, यहाँ पे बारिश अधिक होती है तो यहाँ पे जो जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी। हॉटस्पॉट बना हुआ है जैव विविधता के लिए, जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। पश्चिमी घाट जो है विश्व के 36 हॉटस्पॉट है ना, उनमें से एक माना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, मैंने बताया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। अब ये जो पश्चिमी घाट है इसको भी 3 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। 3 प्रादेशिक भाग कौन कौन से हैं वो अभी अपन देखते हैं। देखो, 3 प्रादेशिक भागों में बांटा गया। पश्चिमी घाट का, पहली चीज, पश्चिमी घाट का यह भाग तापी घाटी से, तापी नदी से, पहला, तापी नदी से 16 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, के मध्य कौन सी है? यह है आपके उत्तरी सह्याद्री। मतलब ये जो मैंने बताया ना, तापी नदी से ये वाला भाग, तो ये 16 डिग्री है यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, तो ये है उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। यह भाग मुख्यतः महाराष्ट्र और आंशिक रूप से गुजरात में भी, देखो महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट और गुजरात में भी है, तो ये गुजरात प्लस महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई। कलसुबाई कहाँ पर है? कलसुबाई, कलसुबाई है आपके महाराष्ट्र में। कलसुबाई चोटी, कलसुबाई चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, क्वेश्चन आ सकता है। वो है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम है जो महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र में कलसुबाई की चोटी से होता है। इस भाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली नंबर की यह है, और दूसरे नंबर की कौन सी है? सलहेट। कौन सी है? सलहेट, है ना। और अन्य चोटी है वो है महाबलेश्वर। आपने सुना होगा कि जब भी बॉलीवुड की मूवीज में या फिर एपिसोड्स में या कि महाबलेश्वर घूमने, तो महाबलेश्वर काफ़ी अच्छी जगह है पर्यटन के हिसाब से, और ये है जो उत्तरी सह्याद्री में आती है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो कलसुबाई से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और महाबलेश्वर से आपके कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल, ठीक है। इस भाग में दो दर्रे भी हैं, दो दर्रे। दर्रे अपन ने ऊपर देखा था ना, से हम ला बोलते थे, थांगला, जोजिला, बुर्जिल्ला, ठीक है। यहाँ पे भी दर्रे हैं, और इन दर्रे का नाम है, एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है भोर घाट, ठीक है। थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट कहाँ से कहाँ तक है? थाल घाट है मुंबई से नासिक तक,
मतलब थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है। भोर घाट है वो है मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है। NH3 पर है या NH4 पर है, और इससे ज्यादा क्या जानकारी चाहिए आपको? ठीक है, इससे ज्यादा क्या जानकारी दूंगा? तो ये है उत्तरी सह्याद्री की विशेषता। उत्तरी सह्याद्री मतलब तापी नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरात और महाराष्ट्र में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। अन्य जो चोटी है सलेयर है, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से आपके कृष्णा नदी निकलती है। यहाँ दो दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है ना। अब हम बात करेंगे मध्य सह्याद्री की। ये बात करेंगे मध्य सह्याद्री की। मैंने इसमें नक्शे में मध्य सह्याद्री नहीं बताया। मध्य सह्याद्री, देखो, मध्य जो सह्याद्री है ये पश्चिमी घाट का 16 डिग्री, करेक्शन कर, साफ साफ लिख देते हैं इधर। यहाँ पे आ गई नीलगिरी की पहाड़ी। हाँ, ये हो गई मध्य सह्याद्री। और यहाँ पे हो गई दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, मध्य सह्याद्री। तो 16 डिग्री से लेके 16 डिग्री से बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी जहाँ तक है ना, ये है आपके मध्य सह्याद्री वाला भाग। यह भाग मुख्यतः कहाँ पे आता है? गोवा व कर्नाटक का भाग, उत्तरी भाग। गोवा कर्नाटक का भाग आता है। इस भाग की सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी, इस भाग की सर्वोच्च चोटी है आपके कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख है ना, लौह अयस्क के लिए भी फेमस है। कुद्रेमुख इसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। ठीक है। इसी भाग में अन्य पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बाबा बूदान की पहाड़ी। ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, बाबा बूदान की पहाड़ी। यह पहाड़ी कॉफी की खेती के लिए भी विख्यात है। बाबा बुदन की पहाड़ी पे कॉफी भी होती है, कॉफी की खेती होती है। ठीक है। तो यह है मध्य सह्याद्री की, जो कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक विस्तृत है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख है लोहे अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध। अन्य जो पहाड़ी है वो है बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबा बुदान की पहाड़ी लोहे अयस्क के साथ साथ चाय की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री की बात करते हैं। दक्षिण सह्याद्री में क्या है कि केरल और तमिलनाडु वाले स्टेट आते हैं। केरल प्लस तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु वाला ये क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी सह्याद्री में। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक है, यहाँ तक है ये फेमस, ये कन्याकुमारी तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? नीलगिरी पहाड़ी से, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक। नीलगिरी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। यहाँ पर तीन पहाड़ी हैं। तीन पहाड़ी कौन कौन सी हैं? तीन पहाड़ी है, बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्ना मलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी इस पहाड़ी के दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये जो पहाड़ी है वो आपके दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल दिया, अन्नामलाई की पहाड़ी है वहां पे। और अन्नामलाई की पहाड़ी में एक चोटी है, पर्वत चोटी, वो है अन्नाई मुडी।
अन्नाई मुड़ी, ठीक है, एक जैसे नाम है ना, थोड़ा कंफ्यूजन। आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूजन हो रहा हूँ तो एग्जाम में तो बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पे अन्नाई मुड़ी चोटी है, तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो है कॉर्डेडम की पहाड़ी। कॉर्डेडम की पहाड़ी, कॉर्डेडम की पहाड़ी है, इसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ इलायची की खेती होती है, इलायची। ठीक है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त मलाई। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? उसका नाम है अगस्त मलाई। और डिटेल में मैं कंटेंट है ये लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला है कहीं कहीं। ठीक है। अन्ना मलाई की पहाड़ी है क्या है, कार्डिडम की पहाड़ी। एक तो हो गया अन्नामलाई की पहाड़ी, की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। फिर आती है कॉर्डेडम की पहाड़ी। कॉर्डेडम की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अगस्त मलाई। ठीक है। कॉर्डेडम की पहाड़ी है वो है आपके जैव आरक्षित क्षेत्र, है ना। इस पहाड़ी में मसालों की खेती भी की जाती है, मुख्यतः इलायची की खेती की जाती है, लेकिन मसालों के अन्य मसालों की भी खेती की जाती है। तीसरी जो पहाड़ी है वो है पालानी की पहाड़ी। तीसरी जो है पालानी की पहाड़ी है, तमिलनाडु में फेमस है। और यहाँ पर जो है एक पर्वतीय स्थल है, काफी फेमस पर्वतीय स्थल है, उसका नाम है कोडाई कनाल। क्या नाम है? कोडाई कनाल। ठीक है। कोडाई कनाल यहाँ पे जो है एक फेमस है स्थल, पर्वतीय स्थल है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं दक्षिण भारत के दर्रे क्या है। दर्रे दक्षिण भारत के दर्रे की बात करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं? एक है पाल घाट, है ना। एक है सैनकोट्टा। पाल घाट है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ये NH 47 पे, ठीक है, NH 47 पे पाल घाट कहाँ से कहाँ जोड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी को अन्नामलाई की पहाड़ी से जोड़ता है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है तो जोड़ता है किससे? अन्नामलाई की पहाड़ी से। ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी से यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 47 गुजरता है, जो मैंने बता दिया, है ना। यह दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर, है ना। कोच्चि कहाँ पे है? कोच्चि है आपके केरल में, तो जोड़ता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर कहाँ पे है आपके? तमिलनाडु। पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी को जोड़ेगा अन्नामलाई को नीलगिरी। और जब शहर की बात करें तो कोच्चि को कहाँ से जोड़ता है? कोयम्बटूर से। कौन सा दर्रा? पालघाट। ध्यान रखना ऊपर जो बताए थे वो कौन कौन से थे। एक तो आपको बताया था मैंने भोर घाट, और एक बताया था आपको मैंने थाल घाट। तो भोर घाट तो मुंबई से पुणे को जोड़ रहा था, और थाल घाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ रहा था। ठीक है। और पाल घाट है, ये पाल घाट है NH 47 पे, जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी कोच्चि से कोरल को जोड़ता है, केरल को, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। इस तरह से मानसून पवनें प्रवेश करती है तो तमिलनाडु में बारिश करती है, ये ध्यान रखना। तमिलनाडु में वर्षा होती है, वो कौन से दर्रे से हवाएं आती है? तो है मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं। कौन से दर्रे से? पालघाट। मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं और बारिश कराती हैं, वर्षा कराती है। कहाँ पे कराती है? तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद है एक और दर्रा, उस दर्रे का नाम है सैनकोट्टा। सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है। सैनकोट्टा दर्रा, इसकी विशेषता देखो। सैनकोट्टा दर्रा, यह दर्रा जो है अन्नामलाई की पहाड़ी को किससे जोड़ता है? इलायची की पहाड़ी से। अन्नामलाई की पहाड़ी किससे जोड़ता है? इलायची की पहाड़ी से। ठीक है।
यहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे NH 49, वहाँ कौन सा था 47। कौन से शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है आपके केरल का तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम, केरल का है ना, केरल के तिरुवनंतपुरम को आपके मदुरई से जोड़ता है, तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है ये सैनकुट्टा। इस दर्रे में मानसून प्रवेश करती है और थोड़ी थोड़ी वर्षा करती है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तो सैनकुट्टा हो या पालघाट हो, मानसूनी में प्रवेश करती है और वहां पे कहाँ पे वर्षा कराती है? आपकी वर्षा कराती है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पश्चिमी घाट कंप्लीट। तो पश्चिमी घाट आपके ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा नक्शे में बता देता हूँ। ये देखो, ये हमारा साउथ इंडिया हो गया, ये सह्याद्री हो गया, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, यहाँ कोडेडम की पहाड़ी हो गई। तो जो आपका जो दर्रा है, अन्नामलाई, कोडेडम मतलब इलायची, यहाँ पर है आपके सैनकोट्टा और यहाँ पर है आपका पाल घाट। ठीक है, ये हो गए उत्तरी सह्याद्री, ये हो गए मध्य सह्याद्री, ये हो गए दक्षिणी सह्याद्री। इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट, घाट की बात करते हैं। घाट में हम बात करें कि प्राचीन वलित पर्वत है यहाँ पे। क्या है? प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है पश्चिम पूर्वी घाट की, वो है आपकी अरायान कोंडा, अराया कोंडा। कितनी है इसकी हाइट? इसकी हाइट है 1680 मीटर। ठीक है, अन्य पहाड़ी कहाँ पर है? अराया कोंडा ये है आपके उड़ीसा के अंदर, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अन्य जो पर्वत चोटियां हैं वो है जैसे देवमाली। देवमाली कहाँ है? उड़ीसा में। अन्य कौन सी है? जिंदा गाड़ा। इंपॉर्टेंट यही है, ये याद रखना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी है एक, महेंद्रगिरी, ये कहाँ पर है आपके? ये है आपके उड़ीसा में। ठीक है, तो ये प्राचीन वलित पर्वत महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। ये हमने बना दिया। ठीक है, तो ये जो है महानदी से, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी मैंने बताई थी, तो नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत ये जो क्षेत्र है ना, ये है पूर्वी घाट वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ प्राचीन वलित पर्वत है जो मैंने बता दिया, अराकानयोंडा, देवमाली, इंद्रगिरी। ठीक है, और ये जो है आपके 800 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। इसकी जो पश्चिमी घाट था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये था आपके 1600, और ये तो 800 किलोमीटर है। ठीक है, 800 किलोमीटर है। महानदी से गोदावरी तक यह श्रेणी सतत है। तब महानदी से गोदावरी जो नदी है, ये गोदावरी यहाँ तक कंटिन्यू है। के बाद ये है ना, नदियों द्वारा काट दी गई है, तब गोदावरी से आगे ये अपर्दन द्वारा अपर्दन हो गया है इसका, है ना। ये श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी है, वो है अराकान योंडा, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसका अन्य नाम सीताम्मा भी कहते हैं इसको। क्या नाम है इसका? अन्य नाम सीताम्मा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अपना गलत नहीं होना।
इस श्रेणी में बहुत सारी जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं। नल्लामलाई, एरामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम तमिलनाडु, जावादी शेवराय। शेषाचलम पहाड़ी तो जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, ये लाल चंदन के लिए फेमस है। एक फैक्ट लिख लो बस, ज्यादा लिखने की। शेषाचलम जैव आरक्षित प्रदेश, पश्चिमी घाट का ये शेषाचलम जैव आरक्षित प्रदेश चंदन की लकड़ियों के लिए फेमस। चंदन के लिए फेमस है। ठीक है, चंदन के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, गिरी की पहाड़ी की हम बात करते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी में देखो आप, अलग से लिख लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की ऐसी पहाड़ी जो उत्तरी और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना, प्रथम, फर्स्ट जैव आरक्षित प्रदेश। क्या? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है तो जैव विविधता भी अधिक होगी। सीधी सी बात है, जैव विविधता भी अधिक होगी। ठीक है, ये पहाड़ियाँ कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों स्टेट में सीमा बनाती है ना। तीनों स्टेट की सीमा बनाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों स्टेट की सीमा बनाती है। ये क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा था ना, ब्लॉक पर्वत, खंड पर्वत है ना, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको, ये देखो, ये पश्चिमी घाट हो गया, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, ये पूर्वी घाट हो गया। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे केरल, ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों की सीमा बनाती है। ठीक है, इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो, उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, जो कि भारत की, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी, पहली कौन सी है? पहली बताई थी अन्नामलाई की, अनाईमुड़ी। पहली कौन सी है? अनाईमुड़ी। दूसरी कौन सी है? डोडा बेटा। दूसरी कौन सी है? डोडा बेटा। तो ये चीज ध्यान रखनी कि डोडा बेटा आपकी दूसरी पर्वत है जो ऊंची है, दूसरी चोटी है जो ऊंची है। भारत का पहला जैव आरक्षित प्रदेश इसी को घोषित किया गया था। और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में ना उच्च जैव विविधता पाई जाती है। इन पहाड़ियों में विख्यात पर्वतीय स्थल पता कौन सी है? ऊटी, जो बोलते हैं हिल स्टेशन ऊटी है, उड़क मंडलम भी कहते हैं। ऊटी सुना होगा आपने, ऊटी, ऊटी घूमने के लिए काफी फेमस है, यहाँ पे हिल स्टेशन है। यहाँ पर डोडा नाम की जो है, टोडा नाम की जो है जनजाति पाई जाती है, निवास करती है टोडा नाम की जनजाति। ठीक है, और ये जो जनजाति है, ये एक पशु का पालन करती है, पशुपालन करती है, और पशु का नाम है भैंस। मतलब भैंस पालते हैं ये लोग। टोडा जनजाति, जो टोडा जनजाति है, भैंस पालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, घाट कंप्लीट, नीलगिरी की पहाड़ी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान को हम अपनी क्लास में देखेंगे। हमारे देखो, हिमालय हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तटीवर्ती मैदान को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, फिर हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट भारत का भौतिक विभाजन। ये सबसे लंबा चैप्टर है। इसके बाद हम मानसून पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।